तो कक्षा 8वीं गणित की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 1 अंक या फिर 2 अंक के रूप में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो सामने बना हुआ है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न दे रखा है, एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। पहले प्रश्न में आपको बताना है कि एक जो चतुर्भुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपके सामने चतुर्भुज का चित्र बना हुआ है। इसमें विकर्ण किसे कहा जाता है? तो इस वाले रेखा को इस प्रकार से आगे बढ़ाकर इस वाली रेखा से मिलाया जाता है तो यहाँ पर आपका एक विकर्ण बन जाता है। दूसरा विकर्ण यहाँ से ऐसे करके अपन दूसरा विकर्ण खींचते हैं। ऐसे टोटल एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो जाते हैं? तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण अर्थात एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या जो होती है वो 2 विकर्ण होते हैं। पहले सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? पहला विकल्प है 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर एक चर x है अर्थात यह समीकरण रैखिक समीकरण है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है 3x + y = 7। तो यहाँ पर एक चर x भी है, दूसरा चर इसी समीकरण में y भी दे रखा है। इस कारण से इस समीकरण में 2 चर है, इस कारण से इसको रैखिक समीकरण नहीं कहा जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरे विकल्प को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ 4x - 5 = 7। तो यहाँ पर एक x जो आया है वो चर के रूप में है अर्थात यह रैखिक समीकरण है। 3x + 7 = 10। तो इसमें भी एक से एक चर है, यह भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 3 देखिए, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस क्रय मूल्य, या डी विकल्प है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एक चीज समझिए, कभी भी हम कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, बट्टा मतलब क्या होता है? छूट होती है। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। तो छूट कब मिलती है? तो जब उस पर कोई अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है। अंकित मूल्य जो लिखा रहता है उसमें से कुछ राशि कम करने पर जिस राशि पर उसको विक्रय मूल्य किया जाता है, अर्थात छूट बराबर या बट्टा बराबर किसके होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होता है। राइट आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 4 देखिए, 3/2 भागित 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 3/2 और भागित करना है 1/2, इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे सरल करेंगे? तो 3/2 यहाँ भाग दे रखा है, इसको अपने को गुणा में बदलना है। तो जैसे ही भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये 1/2 था, भाग को गुणा में बदला तो ये उल्टा हो जाएगा अर्थात 1/2 का 2/1 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, ऊपर 3 बचा है, नीचे 1 बचा है। तो 3/1, 3/1 हमारा आंसर हो जाएगा। और 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 5, 35 का यहाँ वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है। 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 35 का वर्ग करना है अर्थात 35 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है मतलब घात 2 करना है। 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5, क्योंकि 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 35 होता है और इसका वर्ग करना है। अब ये देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में बन गया है। हमने एक सूत्र पढ़ रखा है जो कि है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है? तो ये होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से
इसमें मान रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मान रख देंगे a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a का मान 30 है, b का मान 5 है। सरल कर लेंगे तो 30 का स्क्वायर तो आपका 900 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2 और 30 का गुणा करेंगे तो 30 दूना 60, 60 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, ये 300 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे, 9 3 1200, 1200 और 25 अर्थात इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1225 जो होगा वो 35 का वर्ग हो जाएगा। 1225 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सवाल आपका केवल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि 35 का वर्ग कितना होता है, खालिस्तान होता है, तो आपको कैसे करना है, जब भी किसी संख्या के पीछे 5 और उसका वर्ग करना हो तो आपको क्या करना होता है, 5 का 5 में गुणा कर लीजिए 25 आ जाएगा। यहाँ दोनों संख्याएं समान होना चाहिए। अगर 3 और 3 है तो 3 से किसी भी एक संख्या को एक बढ़ा लीजिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ वाली संख्या को एक बढ़ा लेंगे तो 3 के बाद अगली संख्या 4, 4 का 3 से गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, अर्थात 35 का जो वर्ग होगा वो 1225 हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब इसका अंडर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 1764, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 दूना का 16, एक बचा 16 हो गया, फिर से 8 बार भाग जाएगा, 8 दूना 16, फिर यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर से इस संख्या 882 में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर अंकों का योग करेंगे, 4 4 8 और 1 9, मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, ये 21 हो गया, और 7 तिया 21। ठीक है, तो 147 बार चला गया। अब इस संख्या में फिर से 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 2 बचा 27 हो गया, 4 9 तिया 27, 49 हो गया, 49 में 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, और 7 में 7 का ही भाग जाता है, 7 एकम 7। तो जो संख्या हमारे पास दे रखी थी 1764, इसका वर्गमूल निकाला तो इसके गुणनखंड कितने आए, तो जो गुणनखंड आए उसको अंडर रूट में लिख देंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब यहाँ से अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 2 होता है, तो यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो ये 2 में से एक 2 निकलेगा, यहाँ इन 2 3 में से एक 3 निकलेगा, और यहाँ 2 7 में से एक 7 निकलेगा। तो इसको सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 दूना का 6, 6 7 42, अर्थात 1764 का जो वर्गमूल होगा वो 42 हो जाएगा। 42 हमारे इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 10। यहाँ पर 10 PQ कामा 20 QR कामा 30 RP का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व डबल लिखा दिया है तो इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर पहला हमें दे रखा है 10 PQ, इसके यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5, और P और Q को भी हम गुणा के रूप में लिख देंगे, तो ये P गुणित Q। ठीक है, इसी प्रकार से 20 QR के गुणनखंड करेंगे, ये 20 और इसके साथ में QR है, तो 20 को लिखा जाएगा, 5 चौक 20 होता है, तो 4 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना का 4, 4 पंजे 20, इसके साथ में क्या क्या है, Q है और R भी है। ठीक है, अगला दे रखा है 30 RP, तो 30 को कैसे लिखेंगे, 30 RP, तो 30 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 3 हो जाएगा, तो ये तो 6 के गुणनखंड हो गए।
और 5, तो 5 को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 3 दूना का 6, 6 पंजे 30, इसके साथ में है आर गुणित पी। अब इसका क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। जो तीनों कॉमन में आए, जो तीनों के कॉमन में आएगा वो हमारा क्या रहेगा, सार्व गुणनखंड रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे हम कि इसका सार्व गुणनखंड क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ इसको चेक करिए, यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है कॉमन, इसमें भी 2 है, अर्थात तीनों में है, इसलिए एक सार्व गुणनखंड तो आपका 2 हो गया। अगला देखिए 5 यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, तीनों के अंदर होना चाहिए तभी सार्व गुणनखंड होगा। तो एक इसके साथ में गुणा में 5 और आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर p है, यहाँ p कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ q देखिए, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, अर्थात इन दोनों के अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो सार्व गुणनखंड 2 गुणित 5 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 5 से गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। तो इस सवाल का जो सार्व गुणनखंड आएगा वो 10 आ जाएगा। 10 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में कर देना है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। देखिए, करने की कोशिश करिएगा। m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर दे रखा है 5 की घात m, क्या दे रखा है, 5 की घात m भागित 5 की घात -3 बराबर दे रखा है 5 की घात 5। इसमें क्या करना है, m का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कैसे सरल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक घातांक का नियम याद रखना है कि यदि a की पावर m भागित a की पावर n, यहाँ पर आधार समान हो, घाते अलग अलग हो और भाग में हो, तो ऐसी कंडीशन में आधार समान होता है, घाते आपस में घट जाती है। तो यहाँ भाग में है तो घाते घटेगी, तो 5m माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5 की घात 5। अब ये चीज यहाँ पर समझिए कि जब आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, तो आधार अगर दोनों समान, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, घाते अलग अलग है, जब इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो जो घात में दे रखा है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके आधार जो है वह एक समान है। यहाँ पर भी 5 आधार में है, m की घात 3 प्लस बराबर 5 की घात 5 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस 3, यहाँ पर जो घात दे रखी है 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप m का मान बड़ी आसानी से निकाल देंगे। ये प्लस के 3 को इधर भेज देंगे तो 5 में से प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारे m का मान बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए 3 की घात -2। जब भी आपको a की घात माइनस में m दिखे, a की घात जब भी पावर आपको माइनस में दिखे, और उसको क्या करना है, 1 के बटे में लिख दीजिए। एक की पावर 1 बटा a की पावर m हो जाएगा। तो इस माइनस की घात को अगर हमको प्लस में करना है तो 1 के बटे में लिखेंगे, तो 1 के बटे में जिसे इसको करेंगे प्लस में हो जाएगी पावर। यहाँ पर इसको सरल करेंगे, ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा हो रहा है, 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 1/9। इसका मान कितना आ जाएगा, 1/9 हमारे इस सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 की। गुणनखंड कीजिए 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 15xy माइनस का 6x, दो के जोड़े बना लेंगे, प्लस यहाँ पर 5y माइनस का 2, ये एक जोड़ा हो गया। अब इनमें से दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो कॉमन आपको x दिख रहा है, एक कॉमन x हो गया। अब 15 में और 6 में 3 का भाग दोनों में चला जाता है, तो यहाँ से इसमें से आप 3x कॉमन निकालेंगे, तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 बचेगा, और x निकल गया मतलब x तो खत्म हो गया। यहाँ पर y बचा, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, x निकल चुका है, 6 में 3 से भाग देंगे 2 बचेगा।
अब यहाँ देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो प्लस का एक कॉमन निकाल लीजिए, तो ये अंदर ऐसा कैसा ही हो जाएगा 5y-2। अब ये दोनों उभयनिष्ठ आ रहा है, इसको एक बार लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5y-2 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, 5y-2 और 3x प्लस का 1। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, और यही हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं गणित के 10 महत्वपूर्ण सवालों को जो कि परीक्षा में आने की संभावना है, उम्मीद करता हूं ये 10 सवाल आपको आज के इस वीडियो में समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।